वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आपका नेक्स्ट रिवीजन सेशन। बेटा अब तक हम जो टॉपिक रिवाइज कर चुके हैं दैट हैज बीन AS1 AS13 बेयर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। देन हमने रिवाइज कर लिया है आपके साथ AS4 AS5। ये हमारी कवरेज जो है हो चुकी हुई है। ठीक है, आज के सेशन के अंदर बेटा मैं क्या आपको कवर करवा के चलूंगा, आज हम कवर करके चलेंगे AS12। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा मेरे साथ आ जाएंगे AS12 की तरफ। ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। हमने जो क्लास के अंदर बेटा नोट्स बनाए थे वही नोट्स हम रेफर करके चलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव अपनी समरी जो है मतलब डिटेल नोट्स हम बनाकर चले थे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है जी, तो उन्हीं नोट्स को बेटा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, वो स्क्रीन पे ध्यान देंगे और मेरी हेल्प करेंगे, साथ साथ आंसर देके चलेंगे। कंफर्म कर दीजिए एक बार बेटा, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। यस सर। एक बार बेटा कंफर्मेशन दे दीजिए। क्लियर है, यस शुरू यस कर सकता हूँ? जी। शुरू कर सकते हैं? हाँ जी सर। चलो बेटा, टॉपिक हमारा क्या था सर? टॉपिक हमारा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा जब हम अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट की बात करके चलते हैं तो सबसे पहले आता है इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट है वो डील करता है किसके साथ? सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक, इसके साथ डील करके चलता है। किसके साथ डील करके नहीं चलेगा? कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम जो अराइज होती है इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is reflecting the effect of changing prices या supplementary information of similar nature। सेकंड, जो आपकी गवर्नमेंट असिस्टेंस रहती है अदर देन इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। इसका एक एग्जांपल ये हो गया, जैसे मान लेते हैं बेटा कोई बैकवर्ड एरिया है, से आंध्र प्रदेश का कोई बैकवर्ड एरिया है जिसके अंदर 10 रुपए का वैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या लगाकर चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगाकर चलेंगे। तो एक तरह की असिस्टेंस है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसी प्लेस है कि जहां पर होटल इंडस्ट्री है लेकिन वो भी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो असेस नहीं है लोगों का इतना। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, रोड्स बना देती है ताकि जो है वो रास्ता जो है, सफर जो है वो कम हो जाए और वो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह पे उभरे। तो टूरिस्ट प्लेस के तौर के ऊपर होता है क्या है, वो उभर पड़ती है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डेवलप हो जाता है वो एज ए टूरिस्ट प्लेस। तो ये जो गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई, जो एक इजी एक्सेस वहां तक पहुंचा दिया, वो जो असिस्टेंस है दैट इज असिस्टेंस विच इज अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। देन अगर गवर्नमेंट की कोई पार्टिसिपेशन है इन द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज तो वो भी आपकी यहाँ पर क्या है, कवर नहीं होगी। देन डेफिनेशंस की अगर हम बात करके चलें तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट एक असिस्टेंस है किसके अंदर, या तो कैश के अंदर बेटा या काइंड में। ठीक है, जो किसी एंटरप्राइज को दी गई है पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन के लिए। कहेंगे कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस जिसको हम रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको आप नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से अलग नहीं कर सकते, उसको एक्सक्लूड करा गया है गवर्नमेंट ग्रांट से। ठीक है, देन बेटा उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट का। तो दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है कैपिटल अप्रोच, एक होती है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच ये कहती है कि जो आपको ग्रांट मिली है वो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होना चाहिए। ये अप्रोच वहां पर अप्रोप्रिएट है जहां पर ग्रांट जो है इट इज इन द नेचर ऑफ द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब गिवन विद रेफरेंस टू कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है अंडरटेकिंग के अंदर, या कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल कैपिटल आउटले, और यहाँ पर कोई भी रीपेमेंट जो है वो ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड नहीं होती है। बात करके चले इनकम अप्रोच की, तो बेटा ये क्या कहता है कि ग्रांट यहाँ पर इनकम के अंदर हम लेकर चलेंगे ओवर वन और मोर पीरियड। ये अप्रोच हम किसी और ग्रांट के, अदर ग्रांट्स के केस में लगा देते हैं। ठीक है, अब आता है रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करके चलना है, एमसीक्यू एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करके चलोगे जब तक एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होती कि एंटरप्राइज जो है वो कंडीशन के साथ कंप्लाई करेगा। एंड दूसरा क्या है कि ग्रांट जो है वो रिसीव होगी, नहीं अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर मान लो आपको ग्रांट मिल जाती है तो दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि जो कंडीशंस अटैचिंग टू ग्रांट है वो फुलफिल होंगी। गवर्नमेंट ग्रांट की अगर हम बात करके चलें तो इसके अंदर हमारे पास चार तरीके की गवर्नमेंट ग्रांट है। एक है नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, एक है स्पेसिफिक फिक्स एसेट रिलेटेड टू रेवेन्यू होती है, और इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होती है। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट बेटा किस फॉर्म के अंदर होती है, आपको जमीन मिल गई है या कोई भी और लैंड मिल गया है, अदर रिसोर्सेज मिल गए हैं, या तो वो आपको कंसेशन रेट के ऊपर मिल गया है या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। अगर वो आपको कंसेशन रेट के ऊपर मिलता है तो बेटा क्या करके चलेंगे, उसको आप रिकॉर्ड करके चलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर। लेकिन अगर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो बेटा हम उसको क्या करके चलेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। देन बेटा इसके बाद आपका आता है अगर ग्रांट आपको स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स रिलेटेड मिली है तो बेटा आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट अगर है तो वहां पर बेटा दो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। पहला है कि आपको जो भी ग्रांट मिली है आप उस अमाउंट को ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट में से रिड्यूस कर दीजिए, और आप रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके चलेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ।
और बेटा सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि जो भी आपको ग्रांट मिली है आप उसको एक डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चलिए। डेफर्ड इनकम को आप पीएनएल के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलेंगे एक सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस में ओवर द यूजफुल लाइफ। आप इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। देन बेटा इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर आपको ग्रांट जो मिली है दैट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एसेट, तो ऐसे केस के अंदर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप एसेट अपनी किताबों के अंदर दिखा देंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मान लेते हैं फिक्स एसेट है लेकिन इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो ऐसे केस में आपको चेक करना है क्या कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी है। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है तब तो उसको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट करा जाएगा ओवर द टाइम, जिसके अंदर आपको उन कंडीशंस को मीटअप करके चलना है। यानी जो आपकी कॉस्ट इनकर होगी ऑब्लिगेशन को मीटअप करने के लिए जितने टाइम में, उस पीरियड के अंदर आप क्या करके चलेंगे, आप उसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे पीएनएल के अंदर। लेकिन अगर आपका ये क्या है, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल करना रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। देन बेटा ग्रांट अगर आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड है तब क्या सर, तब दो ऑल्टरनेटिव होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा क्रेडिट कर दीजिए सेपरेटली या अदर इनकम के अंदर, और दूसरा ऑल्टरनेटिव आता है कि आप उसको रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दीजिए। देन बेटा इसका नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ग्रांट अगर इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है तब क्या। सर अगर गवर्नमेंट ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, विच कैन नीदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉर आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह मान के चलोगे। अगला पॉइंट आ जाता है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की अगर हम बात करके चले कहेंगे अगर कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही तो ग्रांट आपकी रिफंडेबल हो जाएगी और उसको हम क्या मान के चलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम मान के चलते हैं। ठीक है। देन अगर आपका इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने ग्रांट को क्या करोगे, आप रिड्यूस करके चलोगे। तो बेसिकली अगर यहाँ पर मैं आपको जर्नल एंट्री एड ऑन करवाऊं, आई कैन से जर्नल एंट्री क्या होगी ऐसे केस के अंदर, आप कैपिटल रिजर्व को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। और बैंक को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की ग्रांट थी और वो रिफंडेबल हो जाती है। अगर आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड ग्रांट थी तो पैरा नंबर 21 इंटू प्ले आता है। पैरा नंबर 21 ये कहता है कि अगर आपकी कोई अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम पड़ी हुई है तो सबसे पहले आप उसको यूज करोगे। अगर आपका रिफंडेबल अमाउंट जो है वो डेफर्ड इनकम से ज्यादा है, डेफर्ड क्रेडिट से ज्यादा है, या फिर जहां पर कोई भी डेफर्ड क्रेडिट नहीं है, तो अमाउंट को आप पीएनएल के अंदर चार्ज करके चलोगे। बेसिकली आपकी यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट या डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जनरल एंट्री बेटा आपकी पास हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी, जितना आपका बैलेंस पड़ा होगा। देन बेटा आ जाता है अगर फिक्स एसेट्स रिलेटेड अगर आपकी ग्रांट और रिफंडेबल हो रही है, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से है, आपने कैपिटल रिजर्व जो है वो पहले इंक्रीज करा था, तो अब आप क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। और बैंक को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। लेकिन अगर वही ग्रांट आपकी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है और आपने क्या करा था कि अपनी एसेट की वैल्यू को गिराया था, ग्रॉस वैल्यू को गिराया था, तो आपने अब क्या करना है, बुक वैल्यू को बेटा इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एंट्री बेसिकली आपकी यहाँ पर हो जाएगी, फिक्स एसेट आप डेबिट कर देंगे और बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। अब आपकी जो रिवाइज बुक वैल्यू है आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या करा था, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह उसको ट्रीट करके चला था या डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चला था, तो वहां पर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या है, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट क्या है इस स्टैंडर्ड की, कहेंगे जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है गवर्नमेंट ग्रांट के इंक्लूडिंग मेथड्स वो आपको लेकर चलने हैं। और कह रहे हैं नेचर और एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने रिकॉग्नाइज करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, वो आपको बताकर चलना है, इंक्लूडिंग जो आपको नॉन मॉनेटरी एसेट अगर आपको कंसेशनल रेट या फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। बाकी पॉइंट्स की अगर हम बात करके चले, कहेंगे कोई भी कंटीजेंसी जो है अगर गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, अगर उसको आपने मान लीजिए किसी ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसके बाद अगर कंटीजेंसी राइज होती है तो एएस स्कोर के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करा जाएगा। और कहते हैं अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट मिली है किस चीज के लिए, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिली है किसी एंटरप्राइज को, ठीक है, देन एज इंसेंटिव, तो आपको क्या करके चलना है, उस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करके चलना है उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर एंटरप्राइज क्वालिफाई करती है कि उसको ग्रांट मिल जाएगी एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5। और अगर ग्रांट बेटा मिली है एज अ कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस या लॉसेस, तो ऐसे केस के अंदर आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर उस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करके चलेंगे उस पीरियड के अंदर जिसमें वो ग्रांट रिसीवेबल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह। मैंने क्या किया था, आपको क्वेश्चंस के लिए ये चीज करवाई थी, मैं आपको अब इस टाइम पे कहूंगा ये चीज जो है बेटा आप इग्नोर करके चलिएगा। मैंने ऊपर ही आपको जनरल एंट्री जो है वो लिखवा दी है साथ साथ, यहाँ पर मैंने आपको जनरल एंट्री साथ में समझा दी है। तो बेटा दिस वाज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, बस इतना ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का सारा कंसेप्ट बेटा रिवाइज हो गया है। आई थिंक मैंने मैक्सिमम 10 मिनट्स लिए होंगे रिवाइज करवाने के अंदर।
या मैक्सिमम 12 मिनट हमें लगे होंगे, हमें 12 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगा है इसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव शेयर्ड अ फाइल विद यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का क्वेश्चन बैंक। मैं वही क्वेश्चन बैंक बेटा भी आपके सामने लेकर आऊंगा, हम अब उस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से क्या करके चलेंगे, क्वेश्चन एक बार डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग भी फाइल ओपन कर लीजिएगा, देन हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन की तरफ, ठीक है। बेटा आपके सामने जो है स्टडी मटेरियल के इस टाइम क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्लास के अंदर जो है वो कवर करके चले थे, तो आई विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू, ठीक है। एक फटाफट क्विकली हम एक ओवरव्यू लेते हुए क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो, वीडियो आपको नहीं दिखेगी बेटा मेरी, मतलब मेरा फेस नहीं दिखेगा, आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे बेटा। पहले सवाल की तरफ, बेटा जेड लिमिटेड जो है उसने क्या करा था, फिक्स एसेट परचेज करा था 50 लाख रुपए का, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 5 साल की, कहेंगे सैलवेज वैल्यू थी 5 लाख रुपीज की, ऑन द परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी 10 लाख रुपए की, कहेंगे जनरल एंट्री आपको पास करने के लिए वो था पहले 2 साल की, ठीक है। चलिए शुरू करूं बेटा मैं, मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा। सर ग्रांट जो है आपने क्या करा है, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट से आप घटाकर चल रहे हो ग्रांट को। अगर वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट से हम इसको घटाकर चल रहे हैं, तो बेटा हाउ दिस वुड बी ट्रीटेड। सबसे पहले जिस टाइम पे फिक्स एसेट खरीदा होगा हमने, उस टाइम पे क्या एंट्री पास करी होगी, जिस टाइम पे सर फिक्स एसेट खरीदा गया होगा उस टाइम पे एंट्री पास करी गई होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। जिस टाइम यस बेटा फिक्स एसेट खरीदा होगा आपने एंट्री पास करी होगी पहले साल, फिक्स एसेट टू बैंक 50 लाख और 50 लाख। सर उसके बाद आपने क्या करा होगा, जब आपको ग्रांट मिली तो आपने एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 5 लाख एंड 5 लाख। सर अब आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलेंगे। तो पहले साल बेटा कितनी डेप्रिसिएशन जो है, सॉरी यहाँ पे 10 लाख एंड 10 लाख, बेटा पहले साल जो है वो कितनी डेप्रिसिएशन जो है आप लोग चार्ज करके चलेंगे। सर डेप्रिसिएशन की बात करके चलेंगे तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, लेकिन अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर देखें जरा। सर देखो 50 लाख रुपए का एसेट था, 10 लाख की ग्रांट मिल गई थी, तो बचा कितना 40 लाख। अब इस 40 लाख में से मैं बेटा मैं क्या माइनस करूंगा, सैलवेज वैल्यू, और इसको डिवाइड करूंगा यूजफुल लाइफ से 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 7 लाख रुपए। तो 7 लाख बीस से बेटा मैं क्या करूंगा, एंट्री ये पास करके चलूंगा। देन बेटा इसके बाद बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा बताएंगे जरा। सर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल के अंदर, तो वी विल पास अ एंट्री। क्या एंट्री पास हो जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, आपकी एंट्री पास हो जाएगी 7 लाख और 7 लाख रुपए से। सर सेकंड ईयर के अंदर आपकी यही दोनों एंट्री जो है वो रिपीट हो जाएंगी। मुझे बताएंगे बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी, पहले क्वेश्चन के अंदर बेटा किसी बच्चे को कोई भी परेशानी। नो सर हाँ नो जी, सर। इलुस्ट्रेशन यस नंबर 2, जेड लिमिटेड जो है बेटा 50 लाख रुपए का उसने क्या करा है, एसेट जो है वो खरीदा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार कैसे ट्रीट करा गया है, इस बार उसको ट्रीट करा गया था एज डेफर्ड इनकम। चलिए बेटा ध्यान देंगे, बेटा सर जब डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करा जाता है, तो आपकी पहली एंट्री तो वही रहेगी फिक्स एसेट टू बैंक, जब आपने एसेट खरीदा होगा 50 लाख रुपए का, तो आपने ये एंट्री बेटा पास करी होगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना क्वेश्चन सिंगल सिंगल पेस्ट करके उसका फिर आपको बताता हूँ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, राइट। ये लीजिए बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सर पहली एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी एंट्री, कितने से, 50 लाख रुपए से और 50 लाख रुपए से। सर इस बार अब ग्रांट जब मिलेगी तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में एक एंट्री पास कर दूंगा, कितने से, 10 लाख रुपए से और 10 लाख रुपए से। सर बारी आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी, सर इस बार डेप्रिसिएशन 50 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 5 ही रहेगा, तो मेरी डेप्रिसिएशन इस साल जो रहेगी बेटा 9 लाख की ही डेप्रिसिएशन में चार्ज करके चलूंगा। So I will pass an entry depreciation account debit to fixed asset with amount of 9 lakh and 9 lakh. Then बेटा उसके बाद एंट्री पास करूंगा पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन विद अमाउंट ऑफ 9 लाख एंड 9 लाख, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है इसको ओवर द यूजफुल लाइफ हम इनकम की तरह चार्ज करके चलेंगे, और हर साल क्योंकि सेम मेरी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में आप बांटेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल विद अमाउंट ऑफ 2 lakhs एंड 2 lakhs, कैसे आएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये आ जाएगा। और ये जो तीन एंट्रीज हैं, ये तीन एंट्रीज आपकी रिपीट हो जाएंगी इन द ईयर 2 एज वेल। बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो गया। मुझे बताएंगे बेटा क्या क्वेश्चन क्लियर है। यस सर यस सर। चलिए अगला सवाल बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं बस आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ क्वेश्चन, क्लास के अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली करे हुए हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देखेंगे, कहेंगे संतोष लिमिटेड को बेटा ग्रांट मिली 8 करोड़ रुपए की फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बैकवर्ड एरिया में, और 2 करोड़ उसने क्या करा, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज डिविडेंड, और लैंड मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई है।
आपको बताना था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों ग्रांट का सही है। सर ये जो ग्रांट मिली है मुझे बैकवर्ड एरिया में, ये तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की है, तो ये कैपिटल रिजर्व के अंदर जानी चाहिए, ना तो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, और ना ही आप इसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब तो इसका ट्रीटमेंट गलत करा हुआ है, ये जो आपने मिस यूटिलाइजेशन करी है ये गलत है। सेकंड, ये जो आपने एसेट आपको मिला है, जमीन मिली है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको एज पर काउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या करना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहिए। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली हुई है इन द फॉर्म ऑफ लैंड या अदर रिसोर्सेज, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, अगर आपको कंसेशनल रेट के ऊपर मिली है तो एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे अपनी किताबों में, ठीक है बेटा। तो दोनों ही ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या हुए हैं, गलत करे गए हैं। बोलो बेटा क्लियर है, क्या क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए, सर हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, कंपनी जो हेक्स है वो क्या करते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करती है, सैलरी दे रखी है डॉक्टर्स की, स्टाफ की टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख पर एनम। कहेंगे लोकल गवर्नमेंट ने ग्रांट करी है लमसम पेमेंट 90 लाख रुपए की नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। आप अगर इसको सेपरेट इनकम की तरह दिखा के चलते हैं, बेटा कौन से कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट करा गया है, रेवेन्यू से रिलेटेड अगर आपको ग्रांट मिलती है, सर दो इनकम होते हैं, दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक अगर आप उसको अदर इनकम में दिखा के चलेंगे सेपरेटली, दूसरा होता है आप उसको एक्सपेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जिस टाइम मुझे ग्रांट मिलेगी तो मैं सबसे पहले एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, मैं एक एंट्री जो है ये पास कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम। बेटा मेरी ये एंट्री जो है वो पास हो जाएगी, किस अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी, विद एन अमाउंट ऑफ 90 लाख है, 90 लाख। सर अब इस साल मेरा जो सैलरी का खर्चा होगा वो सैलरी का खर्चा मैं बुक करूंगा। पहला केस मैं बता रहा हूँ, ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, बैंक में एक एंट्री पास कर दूंगा 30 लाख और 30 लाख, ठीक है। अब ये जो 90 लाख रुपए है ये ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इस साल का जो अमाउंट है वो मैं ट्रांसफर करके चलूंगा अदर इनकम के अंदर। तो मैं बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा, सॉरी डेफर्ड इनकम को मैं डेबिट कर दूंगा बच्चों, और मैं क्रेडिट क्या कर दूंगा, अदर इनकम जो है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा, कितनी अमाउंट से, 18 लाख से और 18 लाख से, 18 लाख से और 18 लाख से जो मैं अदर इनकम को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बेटा बोलो क्या ये चीज सबको समझ में आती है, यस क्या सर। पहला केस सबको समझ में आता है? अब यस केस सर। नंबर बी की बात करके चलें, अगर हम उसको सैलरी कॉस्ट में से रिड्यूस करके चल रहे हैं तो आपकी पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरी एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपकी तीसरी एंट्री जो हो जाएगी वो होनी चाहिए डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर एक गलती है, वो गलती क्या है आपकी बुक के अंदर, कि उन्होंने क्या करा हुआ है, जो सेकंड एंट्री पास कर दी है वो 12 लाख से कर दी है बेटा, जबकि वो होनी किससे चाहिए, 18 30 लाख से ही होनी चाहिए। तो बेटा दिस विल बी योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो एक बार आप खुद से देखकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो यू कैन टेक इनटू कंसीडरेशन क्वेश्चन नंबर 5 एट योर ओन लेवल। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप एक बार खुद से देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं ऐसा करता हूं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर जो डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज गोइंग टू बी नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन बेटा जो मैं क्लास में डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। जो बेटा मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं प्लीज वो क्वेश्चन जरा खुद से एक बार देख लेना, ठीक है, हमने क्लास के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे थे। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाएंगे सारे बच्चे, हम इसको बेटा हम कवर करके चलेंगे। बेटा किस तरीके से एक क्वेश्चन करा जाएगा जरा बताएंगे। कहेंगे क्या है, एबीसी लिमिटेड को बेटा ग्रांट मिली थी 300 लाख रुपए की 1500 लाख की मशीनरी परचेज करने के ऊपर, ग्रांट जो है उन्होंने कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर क्रेडिट करी है, मशीनरी की लाइफ को 5 साल बताया जा रहा है, और कह रहे हैं मशीनरी जो है वो 20% के हिसाब से आप डेप्रिशिएट करके चलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड बेसिस के ऊपर। कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 24 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन, कह रहे हैं क्योंकि कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ग्रांट हमें मई 2024 में जाके क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करके चलेगी 2024 ईयर के लिए, तो आपको क्या करके चलना है, यहाँ पर ग्रांट के साथ कैसे डील करोगे आपको ये बताना। सर देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जहां पर भी आपने क्या करा होता है, अगर फिक्स एसेट्स रिलेटेड ग्रांट होती है, जब आपको ग्रांट मिलती है, अगर आपने एसेट को कॉस्ट को रिड्यूस करा होता है, तो जब आपको ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी तो आप अपनी बुक वैल्यू को बढ़ाकर चलेंगे, और जो डेप्रिसिएशन है वो पर्सपेक्टिव बेसिस के ऊपर रेजिडुअल लाइफ के अंदर क्या करी जाती है बेटा, चार्ज करी जाती है। तो ये कंसेप्ट है। तो बेटा 1 अप्रैल 2021 को जब मैंने एसेट खरीदा होगा 1500 लाख रुपए का, उसका मुझे ग्रांट मिली तो 300 लाख में माइनस करूंगा, बचेगा 1200 लाख। अब इस 1200 लाख के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलूंगा पहले साल की,
तो 1200 लाख के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे ईयर वन की, बेसिकली 21-22 की डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 240 डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास। 31 मार्च 22 को मैं कह सकता हूँ वैल्यू कितनी होगी, 960 की वैल्यू होगी। अब इस 960 के ऊपर आप फिर अब 22-23 की डेप्रिसिएशन आप लगाकर चलोगे 20%, तो 192 की बेटा आप डेप्रिसिएशन जो है आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 768 वैल्यू आ जाएगी 31 मार्च 2023 की। फिर आप 23-24 की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करके चलोगे 768 के ऊपर 20%, तो बेटा 153.60 कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो आपके पास 614.40 जो है बेटा वो वैल्यू आ जाएगी 31 मार्च 24 की, या ऐसा कह सकता हूँ 1 अप्रैल 24 की। अब इस साल क्या हुआ कि ग्रांट जो है वो रिफंडेबल हो गई है, तो जितनी ग्रांट रिफंडेबल हुई है वो 300 आप ऐड करके चलोगे, तो 914.40 आपकी क्या है वैल्यू आ जाएगी। अब इस 914.40 के ऊपर आप क्या करके चलोगे, 20% की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करके चलोगे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर ओवर द यूजफुल लाइफ। बोलो बेटा क्या ये चीज क्लियर होती है इस क्वेश्चन के अंदर, किसी बच्चे को कोई डाउट क्लियर है सर। इसको? डन है, चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ लेना चाहूंगा दैट इज नाउ आरटीपी क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा हम आरटीपी के क्वेश्चन जो है हम एक बार स्टार्ट करके चलेंगे। तो क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीपी अगर आप देखेंगे मई 2021 आरटीपी का सवाल है, ठीक है, और कोशिश कीजिए इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे, ठीक है। व्हाट आई विल डू, मैं इसकी फाइल आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इसके सोल्यूशन की फाइल। एक बार मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से ये चीज देखें, आई विल शेयर सोल्यूशन फाइल ऑफ द स्टैंडर्ड एज वेल, ठीक है, बाय एंड ऑफ डे। हाइजीन लिमिटेड जो है उसको ग्रांट मिली है 50 लाख रुपए की स्टेट गवर्नमेंट से टुवर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन। कह रहे हैं कुछ कंडीशंस आपने फुलफिल करी तो आपको क्या मिले, 50 लाख रुपए की ग्रांट मिली, लेकिन कंपनी जो है वो कॉन्सिक्वेंटली उसको रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन के साथ वो कंप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है, 2020 के अंदर। तो कंपनी ने क्या करा, जो सेड अमाउंट है वो डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट के अंदर ऑन द पेमेंट ऑफ सेम। इट आल्सो रीवर्क द डेप्रिसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन हमने मशीनरी परचेज करी थी उस दिन से हमने क्या करा है, मशीनरी की कैलकुलेशन भी जो है वो चेंज कर दी, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी चेंज करके चली, और इनकॉर्पोरेट करा है रेट्रोस्पेक्टिव फिट। आपको बताना है कि क्या ट्रीटमेंट जो कंपनी ने करा है क्या वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने जो ट्रीटमेंट करा है क्या वो ट्रीटमेंट सही है, ठीक है, ये सवाल है बेटा जो आया है हमारे पास। तो चलिए बेटा इस सवाल को किस तरीके से करा जाएगा, कौन बच्चा मुझे आंसर देने की कोशिश कर रहा है? हाँ जी, क्या करेंगे इसके अंदर का, क्या होना चाहिए आइडियली, जरा सोच के बताओ। जो सर ग्रांट है हमें वो, जो ग्रांट, हाँ बोलो बोलो। सर जो ग्रांट है वो वापस करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोपोर्शनेट ईयर में, जैसे जितना यूज कर ली थी। प्रॉफिट एंड लॉस से वापस करनी पड़ेगी ये कह रहे हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस बेटा अकाउंट किस से। ग्रांट जो है वो किससे रिलेटेड है? पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी इंस्टॉल करने के प्रमोटर ऊपर ग्रांट कंट्रीब्यूशन। मिली थी आपको। प्रमोटर तो एक तरह से कंट्रीब्यूशन। फिक्स एसेट से रिलेटेड ग्रांट हो गई है ये, क्या ये स्पेसिफिक यस फिक्स सर। एसेट से रिलेटेड ग्रांट हो गई है? और यस सर। स्पेसिफिक यस फिक्स सर। एसेट से ग्रांट होती है तो दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक ट्रीटमेंट क्या है कि आप अपनी बुक वैल्यू को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने अगर उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करा होगा तो डेफर्ड ग्रांट वो आपका उसमें आप एडजस्ट करके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उसने सीधा सीधा बोला है कि हमने क्या करा था, हमने अपनी बुक वैल्यू को रिड्यूस किया था। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कंपनी ने डेबिट करा था सेट अमाउंट को मशीनरी अकाउंट के अंदर, ठीक है। यस सर। कंपनी ने क्या करा था, इसको जब ग्रांट रिसीव करती है एडजस्ट करा था एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट। अब अगर हमने एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करके चला था तो बेटा मुझे कहो क्या करेंगे अब, जब ग्रांट रिफंडेबल होगी आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एसेट, और जो डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी वो कैसे लगाई जाएगी, प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर, ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर बेटा हम डेप्रिसिएशन जो है वो लगाकर चलेंगे, ठीक है। तो जो इन्होंने ट्रीटमेंट करा है ना कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर करके रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लिया है, वो गलत है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां से हमें साफ पता लग रहा है कि जब अगर हमने ग्रांट का रिफंड बना है उसने क्वेश्चन में क्लियरली मुझे दे दिया कि आप क्या करके चल रहे हो, वैल्यू को इंक्रीज करके चल रहे हो, और अगर आप वैल्यू को इंक्रीज करके चलते हो तो आपको क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड करके चलनी चाहिए। तो इन्होंने जो ट्रीटमेंट करा है इंक्रीज करके वैल्यू, वो तो सही करा है, लेकिन जो इन्होंने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करा है वो गलत करा है। बोलो बेटा समझ में आता है, क्लियर है? यस सर। अगले क्वेश्चन में बढ़ो। यस। जी सर।
यस सर। अगला सवाल, एबीसी लिमिटेड को 2 एकड़ जमीन मिली है प्लांट सेटअप करने के लिए, ठीक है, और 2 लाख में मशीनरी परचेज करने के लिए मिले हैं 10 लाख वाली। यूजफुल लाइफ मशीनरी की 5 साल है, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस के ऊपर चार्ज करते हैं। कह रहे हैं इस गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, क्या करेंगे चलो बताओ जरा। सर ये जो 2 एकड़ ऑफ लैंड मुझे मिला है सेटअप करने के लिए प्लांट, क्या ये नॉन मॉनेटरी एसेट है, जो कि मुझे नॉन मॉनेटरी एसेट हो गया एक तरीके का मेरा। अब नॉन मॉनेटरी अगर एसेट मुझे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके चलेंगे, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो ये जो मुझे जमीन मिली है इस जमीन को तो क्या करके चलेंगे, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा, खत्म। अब ये जो मुझे मशीनरी के अगेंस्ट क्या मिला है, 2 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, इसका मेरा क्या कर सकते हैं, 2 तरीके का देखो बेटा ट्रीटमेंट हो सकता है। एक ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप क्या करिए, अपनी एसेट की वैल्यू को घटाइए, तो 10 में से मैं 2 लाख घटाऊंगा, बचेगा 8 लाख। 8 लाख को 5 से डिवाइड करूं तो हर साल में 1.6 लाख की डेप्रिसिएशन जो है, रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलूंगा। एक तरीका ये है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी है। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है कि इस 2 लाख को आप डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चलेंगे, एंड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स आप इसको अपने पीएनएल के अंदर क्या करके चलेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। ठीक है, तो हर साल पीएनएल इतना अमाउंट का क्रेडिट होगा 20 लाख डिवाइड बाय 5, तो हर साल 40,000, सॉरी 2 लाख डिवाइड बाय 5, हर साल 40,000 जो है बेटा आप क्या करते रहेंगे, अपने पीएनएल के अंदर क्रेडिट करते रहेंगे। ठीक है, बोलो बच्चों ये चीज क्लियर होती है। यस सर। जी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल है? अगर मुझे ट्रीटमेंट पता है, मेरे को ये पता है कि किस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो शायद मैंने टेस्ट में भी आपसे पूछा था। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे एक टेस्ट में पूछा है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे जरा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। डी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 20 लाख। कहेंगे यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है। कंपनी ने क्या करा है, 1 अप्रैल 2017 को सब्सिडी के लिए अप्लाई करा है टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ कॉस्ट। सैंक्शन लेटर सब्सिडी का कब मिला है, नवंबर 2020 के अंदर। कंपनी के फिक्स एसेट जो है 20-21 को मुझे दिखाए हुए हैं। कह रहे हैं 20 लाख रुपए की मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ग्रांट माइनस करी हुई है, बैलेंस आपके पास आ रहा है। आपको बताना है कि कंपनी इस एसेट के साथ किस तरीके से डील करके चलेगी। आप मुझे बता के चलो किस तरीके से हम डील करके चलें इस एसेट के साथ। सोचिए और आंसर दीजिए। हाँ जी, सैंक्शन लेटर सब्सिडी का कब मिला है, नवंबर 20 में। तो क्या करूं मैं, चलिए सोचें जरा। सर 2020 में जाके अगर मुझे सैंक्शन लेटर मिल रहा है, जिस टाइम में मेरे को सैंक्शन लेटर मिल रहा है उस टाइम में मेरी मशीनरी की वैल्यू ही 8 लाख रुपए की है, और मेरे को ग्रांट मिल गई है 16 लाख की। तो आइडली मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए कि टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 8 लाख जो मेरा बैलेंस है मशीनरी अकाउंट के अंदर, मेरे को वो रिड्यूस कर देना चाहिए, है ना। तो मेरे को अपनी किताबों के अंदर क्या कर देना चाहिए, मशीनरी को क्रेडिट कर देना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को बैंक डेबिट करना चाहिए, और मशीनरी जो है वो क्रेडिट करना चाहिए कितनी अमाउंट से, 8 लाख से। बाय आई कैन नॉट एक्सीड 8 लाख, बिकॉज मेरी मशीनरी की वैल्यू ही इस दिन 8 लाख है, लेकिन मुझे तो 16 लाख रुपए मिला है। तो बाकी कहाँ जाना चाहिए, बाकी जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आगे फर्दर ईयर्स के लिए कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब यहां से मुझे इतना पता लग रहा है कि जो ग्रांट हमें मिली है वो बाद में मिली है। ठीक है, ग्रांट को हम क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू से रिड्यूस करके चल रहे हैं, वो यहां से पता लग रहा है कि हम अपनी किताबों में बुक वैल्यू में रिड्यूस करके चल रहे हैं ग्रांट को। ठीक है, तो जब मुझे 16 लाख रुपए मिलेंगे उस टाइम में मेरे एसेट की वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए की है। तो ये 8 लाख रुपए तो मुझे क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ 8 लाख मशीनरी अकाउंट के अंदर। लेकिन बाकी 8 लाख क्या करूंगा, बाकी 8 लाख पीएनएल में ले जाऊंगा। वाई, बिकॉज ऑलरेडी बेटा मेरी मशीनरी की वैल्यू ग्रांट से भी कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम 8 लाख रुपीज क्या कर देंगे, एक तरह से रिकवरी है कॉस्ट की, पार्शियल रिकवरी है कॉस्ट की। तो आगे मैं फर्दर कोई डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके नहीं चलूंगा। डन है बेटा, क्लियर है। इस यस सर। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क करिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल, आरटीपी मई 2022 का सवाल।
अब फिक्स एसेट जो है वो 30 लाख रुपए का बेटा परचेज करा था, ग्रांट मिली थी 12 लाख रुपए की, रेजिडुअल वैल्यू 6 लाख है, यूजफुल लाइफ 4 साल है। कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एसएलएम बेसिस के ऊपर और बैलेंस शीट के अंदर नेट ऑफ ग्रांट दिखा के चलती है। ईयर 1 के बाद ग्रांट रिफंडेबल हो गई है एंड 7.5 लाख मुझे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से। तो जब मुझे वापस करने पड़ेंगे 7.5 लाख, मुझे क्या बोलना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है सेकंड ईयर के लिए। तो मैं एंट्री पास करूंगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना वापस करना पड़ेगा 7.5 लाख रुपए, और 7.5 लाख रुपए से तो बेटा ये मुझे वापस करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, और अगली एंट्री क्या आ जाएगी, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। ये मेरी क्या हो जाएगी, एंट्रीज है जो पास होने वाली है। क्वेश्चन आता है किस अमाउंट से हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करके चलेंगे, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी वर्कड ऑन। ठीक है, अब मुझे बताओ 30 लाख रुपए का क्या मिला था ग्रांट में, 30 लाख रुपए का एसेट था, 12 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी, तो 18 लाख रुपए तुम्हारी क्या रह गई थी, वैल्यू रह गई थी। 18 में से 6 माइनस करूंगा रेजुअल वैल्यू, तो बचा कितना, 12 लाख। 12 लाख को 4 से डिवाइड कर दूं तो हर साल तुमने 3 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन तक चार्ज कर रहे होते। ठीक है, ये आपका केस रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ, अगर 30 लाख की मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, सर 18 लाख में से 33 लाख गया, तो मेरे पास बचा 15 लाख रुपए। मेरे पास कितना बचा, 15 लाख रुपए। ठीक है, अब 15 लाख रुपए बेटा मेरे पास बचा। अब 15 लाख के ऊपर मैं कितना ऐड करके चलूं, 7.5 लाख रुपए ऐड करके चलूंगा मैं, ये मेरी रिवाइज बुक वैल्यू आ गई। अब 22.5 लाख रुपए की बेटा मेरी क्या है, डेप्रिसिएशन है, सॉरी रिवाइज बुक वैल्यू है। 22.5 लाख में से 6 लाख रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूं और 3 से मैं डिवाइड करूं जो कि रिमेनिंग लाइफ है, तो ये कितना आ जाता है, 16.5 डिवाइड बाई 3। अब 16.5 डिवाइड बाई 3 करता हूं तो 5.5 लाख रुपए की बेटा डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 5.5 लाख एंड पी एंड टू डेप्रिसिएशन 5.5 लाख रुपए से बेटा आपकी एंट्री हो जाएगी। बस ये एंट्री होनी थी। तो मेनली इसके अंदर जो कैलकुलेशन करनी थी वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी थी। मुझे तो क्या ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ो, यस सर। आगे बढ़ो ना बच्चा, चलो हाँ जी। सर। Yes, sir. बेटा अब आरटीपी मई 2023 में जो क्वेश्चन आया वो रिपीटेड है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। ठीक है, आरटीपी नवंबर 2022 का सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारी बुक के अंदर कहीं ना कहीं आया हुआ है, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो आप एक बार खुद से प्लीज देख लीजिएगा, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन। ठीक है, आरटीपी नवंबर 23 क्वेश्चन अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, वही फैक्ट्री सेटअप वाला, और की ट्रीटमेंट क्या होगा जस्ट वैल्यू चेंज के साथ, सो आई एम नॉट टेकिंग अप दैट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग अप पास्ट पेपर क्वेश्चन। पास पेपर क्वेश्चन के अंदर भी अगर मैं बात करके चलूँ, आई एम टेकिंग अप, देखो जरा क्वेश्चन को पढ़ के देखो और मुझे बताओ क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी हम कर नहीं चुके हैं क्या? क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं? क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। 1 अप्रैल 2014 को ग्रांट मिली थी, कितने की ग्रांट मिली थी सर, 100 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी नया प्लांट एक्विजिशन, नई मशीनरी एक्विजिशन करने के लिए, जिसकी कॉस्ट 500 लाख थी। ग्रांट जो है वो क्रेडिट हुई और कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर रिड्यूस कर दी। लाइफ स्पैन 5 इयर्स है, WDV मेथड 20% है, कंपनी को रिफंड करनी पड़ेगी एंटायर ग्रांट। ग्रांट के साथ किस तरीके से डील करके चलोगे? क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं? क्या करूंगा, यस चलो सर। क्विकली अगर कैलकुलेशन करके देखें। सर 500 रुपए की ग्रांट में, 500 रुपए की मशीनरी जब खरीदी थी कॉस्ट आ गई, 100 की ग्रांट मिल गई, माइनस कर दो, बचा कितना, 400 लाख। 400 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई होगी 14-15 के अंदर 20%, 400 लाख का 20% आ जाएगा कितना, 80। तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 320। ये किस दिन की वैल्यू होगी, 31 मार्च 15 की। अब मैंने क्या करा होगा अगले साल, मैंने अब क्या करा होगा, डेप्रिसिएशन लगाई होगी अब किस साल की, 15-16 की। 15-16 320 के ऊपर 20%, 64 की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, बचेगा कितना, 256। ठीक है, 1 अप्रैल 16 की आपकी कहीं ना कहीं बुक वैल्यू आ गई। अब 16-17 की डेप्रिसिएशन लगाई होगी, 256 का 20% कितना होगा, 51.20 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 204.80। अब इस दिन क्या हुआ है, अब आपकी ग्रांट जो है रिफंडेबल हो जाएगी। क्यों, ये वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 17 की है, 2 अप्रैल को ग्रांट रिफंडेबल होगी, तो 100 ऐड करूंगा तो 304.80 आ जाएगा। अब अगले साल में 304.80 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करके चलूंगा। ठीक है, रिवाइज वैल्यू प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर। बोलो बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन ओवर। Yes. Yes, sir. यस सर। सर मुझे बताओ क्या मुश्किल क्वेश्चन है क्या? क्या मुश्किल है? नो सर। नो सर। No, sir. अब ये आपका पांच पेपर नवंबर 2020 का सवाल है, पांच पेपर नवंबर 2020। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है? लेकिन बस इसके अंदर फर्क क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर फर्क ये है कि जून 2019 में कंपनी रिफंड करने जा रही है। जून 2019 के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो रिफंड करने जा रही है। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट था, ये है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, कह रहे हैं अब डील कैसे करोगे इसके साथ, एज्यूम करते हो कि कंपनी जो है डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2019-20 कि 19-20 के लिए हम अगर हम कोई डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके नहीं चल रहे हैं।
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने अब यहाँ पर करा क्या है, समझेंगे। अगर यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन 2 मंथ्स की इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या करके चल रहा है, थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ इंस्टीट्यूट के आंसर से। वो खुद ही कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके नहीं चल रहा है 2019 के लिए, है ना, 19-20 के लिए। जून 2019 के अंदर क्या हुई है, रिफंड हुई है। जब आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे ना, इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, पास पेपर का जब ये सजेस्टेड आंसर दिया, उन्होंने 2 महीने की डेप्रिसिएशन लगा दी। उन्होंने अप्रैल और मई की क्या करी है, डेप्रिसिएशन जो है वो लगा दी है। मतलब यहाँ पर हमने जिस तरीके से पहले कैलकुलेशन करी थी बिल्कुल वैसे चलेगा। 300 में से 60 माइनस करूंगा, ठीक 240 है। बचेगा। मैं अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन हर साल ये माइनस करता जाऊंगा। तो मेरी 1 अप्रैल 19 को जो बुक वैल्यू आएगी, आइडली क्या करना चाहिए, उसी के अंदर मुझे रिफंड ऐड कर देना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ एडिंग रिफंड टू दैट अमाउंट, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा, लिखने के बावजूद आपको इन्होंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन जो है 2 महीने की लगा दी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है वो चीज। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ने साथ में यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि ऑल्टरनेटिव आंसर जो है इसका पॉसिबल है कि अगर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है, मतलब आप अगर ये मान के चलो कि डेप्रिसिएशन जो है वो रिफंड जो है किसी और मंथ की स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पे जून लिखा हुआ है, अब यहाँ पर डेट नहीं दे रखी ना कि जून में कब जाके रिफंड मिला है, स्टार्टिंग में मिला है एंड में मिला है, ये नहीं दे रखा। तो अगर मैं ये मान लू जून स्टार्टिंग में जाके रिफंड मिला है तब बात अलग हो जाएगी, जून एंड में रिफंड मिला है तब बात अलग हो जाएगी। तब मेरी 3 महीने की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अच्छा, अगर ये लाइन नहीं लिखी हो क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, आंसर है यस, यू कैन चार्ज द डेप्रिसिएशन। या यस सर। ऐसा लिखा होता है ज्यूम करो कंपनी जो है वो चार्ज कर रही है डेप्रिसिएशन, तो तब क्या करते, आप डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस जी सर। सर। चलिए अगला सवाल। रीड करो फटाफट से सारे पॉइंट और मेरे को बताओ कि इस पॉइंट के साथ कैसे डील करोगे। 20 लाख रुपए सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बोलो कैसी ग्रांट है। क्या प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की ग्रांट है, कैपिटल रिजर्व के अंदर लेकिन ना ही अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ना ही डेफर्ड इनकम की तरह इसको ट्रीट करके चलेंगे। यस सर। नेक्स्ट 15 लाख रुपए की ग्रांट मिली है इंस्टॉल करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो क्या ये एक स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स रिलेटेड ग्रांट हो गई। यस सर। यस सर। तो स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स रिलेटेड ग्रांट है तो अकॉर्डिंगली इसको डील कर लेंगे। 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं सर, एक है कॉस्ट को रिड्यूस कर दीजिए एंड डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली रिड्यूस लगाइए, रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। सर दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है कि डेफर्ड इनकम की तरह आप इसको ट्रीट करके चलेंगे, है ना। चलिए अगला पॉइंट बताएंगे। 25 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज टू वर्कमेन ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो बेटा ये रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, या तो अदर इनकम के अंदर चला जाएगा या ऑल्टरनेटिवली क्या है, जिस एक्सपेंस रिलेटेड है उसके अंदर कम हो जाएगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में से इसको क्या कर दोगे बेटा, कम कर दोगे। डन। यस सर। मुश्किल क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन खुद से देखेंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है जो मेरे को आपको और करवाना है, वो है मई 2023 का। बस एक ये क्वेश्चन है जो मुझे आप लोगों को और करवा के चलना है, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। बाकी जो बीच में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं वो आप खुद से देखेंगे। 1 अप्रैल 2021 को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परचेज करा है 60 लाख रुपए का, जिसकी 10 साल की यूजफुल लाइफ है, 10 लाख क्या है सैलवेज वैल्यू है। जब प्लांट परचेज करा है तो 20 लाख रुपए ग्रांट गवर्नमेंट से मिल गई है। आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन उसने पूछी है। कह रहे हैं कि अगर ग्रांट जो है वो डिडक्ट करते हो वैल्यू ऑफ प्लांट में से 2022-23 के लिए सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन उसने पूछी है। ठीक है, शुरू करूं। सर अगर मैं डिडक्ट करता हूं वैल्यू ऑफ प्लांट में से, सर हुआ क्या होगा, 60 में से आपने 20 माइनस करा होगा, 40 लाख रह गया। 40 में से 10 सैलवेज वाली माइनस करी, 10 से डिवाइड करा, तो 3 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन जो है मेरी आनी चाहिए। तो पहले पार्ट का आंसर होना चाहिए 3 लाख। क्लियर है। यस सर। दूसरा, अगर डेफर्ड इनकम की तरह मैंने ट्रीट करके चला है तो तब क्या करेंगे। सर अगर डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चला है तो होगा क्या, 60 लाख में से मैं कितना माइनस करके चलूंगा, 10 लाख, डिवाइड कर दूंगा टैक्स से, तो मेरी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए 5 लाख रुपए की। यस सर। और ठीक है, चलिए अगला। ठीक। अगर ग्रांट जो है डिडक्ट हुई थी फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्लांट बट द एट द एंड ऑफ 22-23 ग्रांट जो है वो रिफंड हो गई है टू एक्सटेंट ऑफ 4 लाख 4 लाख रुपए की ग्रांट अगर रिफंड हो गई है नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ कंडीशंस की वजह से, तो तब क्या करेंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करा जाएगा,
सर देखो 60 लाख रुपीस का आपका एसेट था, 20 लाख रुपीस की ग्रांट आपको मिली थी, आपने कॉस्ट ऑफ एसेट से रिड्यूस करी तो बचा 40 लाख। ठीक है, अब इस 40 लाख के ऊपर आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाई होगी 3 की, तो आपके पास बचेगा 37 लैक्स, है ना। आपके पास कितना बचेगा? 37 लाख। अब 4 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। 4 लाख रुपए रिफंड करना पड़ेगा, तो 41 लैक्स आ जाएगा। अब 41 लैक्स के ऊपर मैं क्या करूंगा? रिमेनिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलूंगा, तो 41 माइनस क्या करूंगा? 10, और डिवाइड कर दूंगा किससे? 9 से। 41 माइनस क्या कर देंगे बेटा? 10 कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे? 9 से। तो आपका जो आ जाएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करके चलोगे, राइट। यस सर। और अगर ग्रांट को प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह डील करके चलते हो, तब भी कितना आएगा? तब भी 5 लाख ही आएगा। तब भी कैलकुलेशन कितनी आएगी? 5 लाख की आएगी होंगी, 60 माइनस 10/10 हो जाएगा उस केस के अंदर। ठीक है, तो 5 लाख की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, खत्म। क्वेश्चन ओवर। सर। बेटा आपका क्वेश्चन ओवर हो चुका हुआ है, आपका चैप्टर ओवर हो गया। मुझे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 मुश्किल है क्यों? कितना टाइम लगा रिवाइज नो करने सर। में? नॉट इवन 1 आवर। मैं भाई कह रहा हूँ कि बेटा सिलेबस करने में टाइम लगता है, रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, ठीक है जी।